हेलो एवरीवन। सो आप सबको पता है जैसा कि जो सीडीएस का एग्जामिनेशन है वो आपका कब है। तो वो है आपका 14 सितंबर को आपका सीडीएस एग्जामिनेशन है। तो सीइंग दिस आप सबको ये तो पता ही होगा कि 14 सितंबर को अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आपके एग्जामिनेशन को दिन कितने बचे हैं आज की डेट तक हम देखें 24 से 14, तो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज आपको पता है, 20 डेज बचे। आपके एग्जाम में हम इस सीरीज में क्या करेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इजी भी हैं और रिवॉर्डिंग भी है, हम उन टॉपिक को ही टारगेट करेंगे। ठीक है। सो आज का टॉपिक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस 20 दिन में, सो दैट हम लोग एटलीस्ट जीएस में इन 20 दिन में 40+ मार्क्स को टारगेट कर पाए। और आपको पता है फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन 40+ मार्क्स आर इनफ टू एज दिस एग्जामिनेशन, राइट। क्योंकि इंग्लिश में तो 70 मार्क्स हर कोई लेके आता है, मतलब 65 तो एक नॉर्मल इंसान लाते ही लाता है। और इसका कट ऑफ जो है वो आपका 98 से 102 के बीच में ही रहता है। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी तरीके से इन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप सबको पता ही है आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी हम दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक वो जहाँ पे इंडिया मेंबर नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि सर ब्रिक्स तो आपने लिया और उसमें इंडिया मेंबर है, हाँ, बट ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन इंडिया सब एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। तो आज हम पढ़ेंगे नाटो, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद G7 एंड G20। ठीक है, हम इनमें पढ़ेंगे क्या क्या, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इनके मेंबर्स कौन है। ठीक है, इनकी मेंबर्स कंट्रीज पढ़ेंगे, इनकी फर्स्ट मीटिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, इंडिया में जो मीटिंग्स हुई हैं, जैसे ब्रिक्स में इंडिया है मेंबर, तो इंडिया में जो मीटिंग हुई है वो पढ़ेंगे हम कि कितनी मीटिंग इंडिया ने करी है, कौन कौन सी हैं। तो वो सब करेंगे। ईयर ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे हम, ईयर ऑफ फॉर्मेशन ये भी हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें अगर कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे। हर टॉपिक में मुश्किल से हम 5 से 6 मिनट लगाएंगे, और वो 5 से 6 मिनट इनफ रहेंगे आपको बाकियों के लेवल पर आने के लिए। और इतना आपको मतलब क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा आपके लिए करना कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, और अगर वो आपसे नहीं होगा, अगर इन टॉपिक से आ रहा होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आप ये मान लो कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं, जिस एग्जाम में बैठे हैं, उनसे भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा सबसे, बट 90% लोगों से वो क्वेश्चन नहीं होंगे। 10% तो यार अगर सीएससी वाला बैठ रहा है मजे के लिए, तो वो तो कर ही लेगा, उसने मेहनत करी है। बट आप लोगों से नहीं हो रहे तो बाकियों से भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। बट आई प्रॉमिस कि आपसे होगा ही होगा। और यूपीएससी है भाई, वो तो यहाँ से पूछेगी और कहीं से भी पूछ सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा अगर उसमें करंट में ऐसा कुछ होगा जो इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू ही चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेन की कैपेसिटी होती है यार, डायरेक्ट पढ़ाऊंगा बोरिंग हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा, और आप पढ़ोगे भी नहीं ज़्यादा। बट क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा, आप क्वेश्चन गलत करोगे फिर आपको वो चीज़ याद रहेगी टिल द एग्जामिनेशन। ठीक है, और 20 दिन बचे तो आप आराम से कर भी पाओगे। ठीक है, तो नाटो, नाटो का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रख लो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि नाटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ 1950। 1950 से क्या एस्टेब्लिश हुई थी। इट हैज 32 मेंबर्स एंड फिनलैंड इज द न्यूएस्ट वन। इट हैज ओन मिलिट्री टू कंडक्ट इट्स मिशन। ठीक है, तो अब हम नाटो के बारे में चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, नाटो जो स्टैब्लिश हुई थी वो कब हुई थी आपकी, 1949 में हुई थी। वॉशिंगटन वॉशिंगटन ट्रीटी से ही हुई थी ये। ठीक है, वॉशिंगटन ट्रीटी से ही ये स्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है, नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो वो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। ठीक है, आज की डेट तक नाटो में कितने मेंबर हैं, तो 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है 2024 का, ठीक है, 32nd मेंबर, वो कौन है आपका, तो वो है आपका स्वीडन। ठीक है, और 2023 में कौन बना था इसका 31st मेंबर, वो आपका बना था फिनलैंड। ठीक है, ठीक है,
नाटो की नाटो दो तरीकों से किसी भी मतलब जो उसकी मेंबर कंट्रीज हैं तो उन्हें सेफ रखता है, थ्रू द पॉलिटिकल मीन और मिलिट्री मीन्स के थ्रू। ठीक है, इसके पॉलिटिकल में एक आपकी होती है न्यूक्लियर प्लानिंग, एक होती है न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। ठीक है, और एक आपकी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, मिलिट्री में थोड़ा ज्यादा रहता है, मिलिट्री कमेटी होती है। ठीक है, मिलिट्री कमेटी होती है, और मिलिट्री कमेटी के दो और सब पार्ट्स होते हैं, एक होती है अलाइड कमांड ऑपरेशन और एक होता है अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप इतना याद रखो, ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन से ये आपके ऑपरेशंस को कंडक्ट करती है। अब ये काम करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस ये किस तरीके से कंडक्ट करती है, तो जो आपकी कंट्रीज होती हैं, जैसे कि इसमें जो 32 कंट्रीज है, ये नॉमिनेट करेंगी मेंबर्स, नॉट मेंबर्स, सोल्जर्स को भेजेंगी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ये भेजेंगे। ठीक है, फिर वो आपके मिशन को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो मिलिट्री कमेटी होती है उसमें हर कंट्रीज के जो चीफ होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स होते हैं, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वो इसके मेंबर रहते हैं। और न्यूक्लियर नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल एनएससी के जो मेंबर्स होते हैं वो हर कंट्रीज से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, जनरल सेक्रेटरी इसके हेड होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना काफी है इस पर्टिकुलर नाटो के बारे में अगर आपको जानना है तो ये काफी है। आगे आपको मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन है तो वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो मैंने जैसे बताया 1949 में हुआ था, थ्रू द वॉशिंगटन ट्रीटी हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। 32 मेंबर जरूर हैं, बट जो न्यूएस्ट है वो स्वीडन है। ठीक है, इट हैज ओन मिलिट्री टू कंडक्ट ऑपरेशन, मेंटेन रखता है थोड़ी सी, बट उतनी नहीं कि वो कोई मिशन कंडक्ट कर पाए। तो इसलिए जो मैंने बताया आपको, ये अपनी मिलिट्री भेजते हैं हर कंट्रीज अपनी, और फिर वो जाके मिशन कंडक्ट करते हैं। तो ये वाली भी स्टेटमेंट होती है गलत, तो आंसर इसका हो जाएगा नन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये आपका सीएससी का क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं है, बट सीएससी का ये क्वेश्चन है। North Atlantic Cooperation Council is the name of the new organization which has replaced the NATO। क्या आपने ऐसा सुना है कि आज की डेट में भी इन लोग नाटो में नहीं एनएसीसी में ज्वाइन करना चाहते हैं? तो हमने ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं, तो यार ये नहीं है। उसकी कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम एनएसीसी है उसने किसी ने नाटो को रिप्लेस नहीं किया, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए और यूके इसके मेंबर बने थे नाटो के इन द ईयर ऑफ 1949 में, जब ये फॉर्म किया गया था। तो यार इसके लिए मैं आपको पूरे मेंबर्स की लिस्ट बताऊंगा, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से आपको याद बहुत सारे रखने भी हैं, और ईयर वाइज आप याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर यूपीएससी ने ये पूछा है, क्या पता कल वो एक क्वेश्चन पूछ ले जिसमें वो ईयर्स दे दे उनके कि कौन इसमें कब ज्वाइन किया था, तो वो आप थोड़ा सा याद रख लेना, एक बार गो थ्रू हो जाना जिससे आपको याद रहे। तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी सही है, तो इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट वाली गलत है। नेक्स्ट, आर्टिकल 51 मैंने इसलिए इसमें दिया है, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि जो नाटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के अंडर में ही हुआ था। बट जो नाटो है वो अपनी पावर इससे ड्राइव नहीं करता, उसकी खुद की पावर है, खुद का चार्टर होता है, तो उससे ड्राइव करता है वो अपनी पावर। नाटो एक कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है इन यूरोप, क्या इसमें यूएसए, ठीक है, और कनाडा मेंबर नहीं है? आपको क्या लगता है, अगर मेंबर है तो अकेले यूरोप में तो है नहीं, तो ये आपकी गलत हो जाती है। यूएस इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है, यस 1949 में ही यूएसए ने इसको ज्वाइन कर लिया था, तो ये इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर है। टर्की इसका मेंबर है, तो ये आपको याद होगा कि जब स्वीडन को ज्वाइन करना था, स्वीडन जब ज्वाइन कर रही थी 2024 में, तो टर्की बार बार कह रहा था कि नहीं। ठीक है, उनके पर्सनल रीजंस थे, वो कह रहा था, मना कर रहा था, तो आप उससे याद रख सकते हो, टर्की भी बहुत न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और नाटो में 32 मेंबर्स है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आपको इतनी चीजें इसके बारे में पता चल गई हैं। ठीक है, अब 32 मेंबर्स जो हैं, ठीक है, 32 मेंबर्स जो हैं वो ये हैं नाटो के। ठीक है, अब देखो इसमें तो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, आपको डेट के अकॉर्डिंग से इनको याद रखना है। तो आप याद रख लो कि बेल्जियम, देखो 1949 का याद रखना, बेल्जियम, ठीक है, कनाडा, ठीक है, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, ठीक है, उसके बाद आइसलैंड, ठीक है, इटली, ओके, उसके बाद लक्समबर्ग, नीदरलैंड,
नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल और उसके बाद आपका यूएस और यूके। ठीक है, ये आपके 1949 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसी तरीके से आपकी एक आप याद रखना पोलैंड, जो कि 1999 में, तीन कंट्रीज हैं आपकी शायद 1999 में अगर हम देखें तो शायद तीन कंट्रीज हैं, एक पोलैंड है, एक चेक रिपब्लिक है और एक आपकी आई थिंक स्पेन है। देखो यहाँ पे स्पेन होगी कहीं, वो 1982 में, सॉरी स्पेन नहीं है, स्पेन नहीं है, वो है 1999 में। अगर हम थोड़ा सा देखें, हंगरी है। ठीक है, तो पोलैंड है, हंगरी है और आपकी डेनमार्क, सॉरी नॉट डेनमार्क, चेक रिपब्लिक है। तो CHP ये आपके 1999 के हैं। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो। तो इनको डेट के अकॉर्डिंग आप याद कर लेना। ठीक है, अपने हिसाब से अरेंज करना इसको। और पहले मतलब इसमें जो ज्वाइनिंग है वो इस तरीके से 1949 में है, फिर 1952 में है। ठीक है, उसके बाद 1984, 1984, 82 सॉरी 82 में है, फिर 2004 में है, 2009 में है। ठीक है, उसके बाद आपके 2000 2024 23 में है, 2024 में, तो ये ऐसे ईयर्स में है इसमें। ठीक है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, एक और कंसेप्ट मेरे को आपको बताना था कि नाटो में एक नाटो प्लस का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, इन्हें भी ये कंट्रीज सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो आप जो वहां पर नहीं है वो ये कंट्रीज हैं आपकी: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, इसराइल, ठीक है, जापान और साउथ कोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एग्जाम में डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन देके पूछ सकता है कि नाटो प्लस का मेंबर इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके नाटो प्लस के मेंबर्स हैं। इंडिया को भी इसका ऑफर मिला था कि आप नाटो प्लस के मेंबर बन जाओ, बट इंडिया ने मना कर दिया था। ठीक है, तो ये एक आपका वो हो जाता है। अब अगली स्टेटमेंट नाटो पे आती है। देखो, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नाटो, ये ऑब्जेक्टिव है नाटो का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है ये नाटो का कि टू सेफगार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस। तो यार ये सही स्टेटमेंट है। नाटो की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश है, तो यस, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और इंग्लिश है। देखो 1949 में आप तीन कंट्रीज तो याद ही रखो: यूएस, यूके और फ्रेंच। इनको आप याद रख लो अच्छे से। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स, सॉरी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाटो का इनमें से कौन मेंबर नहीं था 1999 में, तो यार इसमें एक गलती हो गई है। CHP मैंने कहा था, यहाँ पोलैंड लिख लो। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। बुल्गारिया ने इसको ज्वाइन किया था 2004 में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन, ये आप ईयर वाइज याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन शो किया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप ऐसे क्वेश्चन करने के लिए रेडी होने चाहिए, वरना आप फिर बाद में बोलोगे कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ और वो ऐसा क्वेश्चन आया था ईयर वाइज। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो भी डेटा है मैंने सारा नाटो की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, इसलिए आप भरोसा भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया नाटो में, आप देख सकते हो एक बार वापस से। हमने ईयर वाइज देख लिया कि कौन सी नाटो की ईयर वाइज है। हमने ये देख लिया कि नाटो जो आपकी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हमने देख ली। आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा रही है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यूपीएससी ने खुद पूछी है। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी थी यूपीएससी ने, तो नाटो की पूछ ले, इसमें हमें कोई वो नहीं होना चाहिए। तो हम याद रखेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लिया, हमने नाटो प्लस के मेंबर्स देख लिए, हमने कितनी कंट्रीज हैं उसमें, लेटेस्ट कौन है वो देख लिए, ईयर वाइज देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि नाटो का मतलब एरिया कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया किसके अंडर बना था। ठीक है, नाटो का आपने ये भी देख लिया। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देख लिया। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें देख ली इसकी, कि उसकी कभी इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, सब कुछ हमने इसका देख लिया। अब हम इसकी एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ। नाटो के अंदर एक और कंसेप्ट होता है। देखो, आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि नाटो का सर मेंबर बना कैसे जाता है। तो देखो, NAC के बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल। अगर जैसे किसी एक कंट्री या एक्स कंट्री, उसको नाटो का मेंबर बनना है, तो एक्स कंट्री अपनी एप्लीकेशन पहुंचाएगी NAC के पास, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के पास। ये काउंसिल इस एप्लीकेशन को
प्रेजेंट करेंगे इनकी असेंबली में, एनएसी की असेंबली में इसको प्रेजेंट करेंगे। वहां पे सारी कंट्रीज बताएंगी कि हाँ इस कंट्रीज को हमें बनाना है मेंबर या नहीं बनाना। लेट्स सपोज 32 कंट्रीज हैं, इनमें से 31 कंट्रीज बोलती हैं कि हाँ इस कंट्री को अपना मेंबर बना लेते हैं, बट एक कंट्री बोलती है कि नहीं हमें इस कंट्री को अपना मेंबर नहीं बनाना। तो आपको क्या लगता है कि एक्स कंट्री मेजोरिटी से बन जाएगी इसकी मेंबर? तो यार ये नहीं होगा। नाटो में ये बहुत अच्छी चीज है, नाटो के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि अगर किसी कंट्री को मेंबर बनना है तो सारी कंट्रियों की सहमति होनी चाहिए। तो इस वजह से जो एक्स कंट्री होगी वो इसकी मेंबर नहीं बन पाएगी, जब तक सारी कंट्रीज अपना वोट यस में नहीं दे देती तब तक नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत अच्छी पावर है नाटो की, है ना। लाइक ब्रिक्स में ये चीज नहीं है, ब्रिक्स में तो मेजोरिटी वाला चलता है ना। तो यहाँ पे अपन देख लिया, वरना नाटो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलो हम चलते हैं अपने ब्रिक्स पे। तो यार ब्रिक्स पे स्टार्ट करने से पहले तो आपको जो लेटेस्ट की बात याद रखनी चाहिए कि ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है। तो ब्राजील, पहले एक्रोनियम से देख लेते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेट्स सपोज पहले क्वेश्चन कर लेते हैं यार अपन कि ब्रिक्स एक्रोनियम इज गिवन बाय जिम ओ'नील। तो यार यस, 2001 में इनकी एक बुक आई थी, उस बुक में इन्होंने ब्रिक करके एक एक्रोनिम दिया था। ब्रिक, एस नहीं दिया था क्योंकि एक्स अगर आप देखो एस का तो कोई सीन चल ही नहीं रहा था। 2010 में जाके जो साउथ अफ्रीका है वो इसका मेंबर बना था। उससे पहले एक दो ग्रुप्स चल रहे थे कि आरआईसी ग्रुप बनाते हैं रशिया इंडिया चाइना, और आईबीएसए ग्रुप बनाते हैं, विच इज इंडिया ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। फिर इन दोनों को मिला के ही हमने देखा कि ब्रिक्स ग्रुप बन चुका है ना। इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड 4 ब्रिक्स समिट। अभी हम समिट्स देखेंगे, पहले हम मेंबर्स। ईरान हैज 10 मेंबर्स और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बीजिंग में। तो आपके हिसाब से क्या है? देखो पहली स्टेटमेंट तो सही है, जिम ओ'नील ने दिया था ये कंसेप्ट, आप ये नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इंडिया ने 4 ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज करवाई है 2025 तक, नहीं, ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ईरान बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स, नहीं ये भी गलत है। और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बीजिंग में, तो यार ये भी गलत है। अब चलो देखें, पहले मेंबर्स ही देख लेते हैं ब्रिक्स के कौन कौन हो गए। ब्राजील, ठीक है, आपकी पहला मेंबर हो गया ब्राजील। दूसरा हो गया आपका रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अगले मेंबर्स इसके जाते हैं, आप आईसी देख लो, ईरान, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, इथोपिया, ठीक है, और उसके बाद एक मेंबर और आता है विच इज यूएई, ठीक है। ये इसके मेंबर है। अब जो ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई है, ये इसके मेंबर बन गए थे 2023 में, सॉरी 2024 में, अरे 2024 में। बट जो इंडोनेशिया है वो इसका बना था मेंबर 2025 में। तो सबसे जो 10th मेंबर है इसका वो कौन है? तो वो ईरान नहीं है, इंडोनेशिया है। तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गई। ब्रिक्स की पहली समिट 2009 में हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? तो वो आपकी रशिया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसकी 2010 की जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो साउथ अफ्रीका में हुई थी। और 2012 की समिट, 2016 की समिट, 2021 की समिट और 2026 की समिट, ये कहाँ होंगी? तो ये आपकी सारी इंडिया में होंगी, ठीक है। तो अभी तक इंडिया ने 3 समिट ऑर्गेनाइज कराई है, चौथी अभी इंडिया में होनी बाकी है। तो 4 नहीं है, ये 3 है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है इसमें? ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन इज राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेते हैं हम ब्रिक्स की। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है ब्रिक्स की? ऑफिशियल लैंग्वेज है, देखो ब्राजील में रूल किसने किया था इंडिपेंडेंस से पहले? ब्राजील इंडिपेंडेंस हुआ उससे पहले रूल किसने किया था? तो पोर्तुगीज का था। तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी हुई? पोर्तुगीज, ठीक है। रशिया में रशियन, ठीक है। उसके बाद इंडिया में इंडियन, सॉरी हिंदी हिंदी। चाइना में मैंड्रिन, मैंड्रिन, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपकी है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश भी इसकी एक वो हो गई लैंग्वेज, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं अपने कहाँ पे? ईरान में पर्शियन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने यूएई में अरबिक। तो ये इसकी अभी तक की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम करते हैं इसके बारे में बात कि ब्रिक्स के बारे में आपको इतनी चीजें तो पता हो ही गई होगी अभी तक, है ना। तो मेंबर्स के बारे में हमें पता चल गया, हेडक्वार्टर उसका पता चल गया, हेडक्वार्टर नहीं पता चला
तो ब्रिक्स का आप हेडक्वार्टर भी इसका लिख लो कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो ब्रिक्स का आपका हेडक्वार्टर है वो आपका है, ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है, जो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका शंघाई में। ठीक है, कहाँ है आपका, शंघाई में। ठीक है, बीजिंग में नहीं है उसका हेडक्वार्टर। सेम विद द एनडीबी, उसका हेडक्वार्टर भी शंघाई में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रिक्स का ये वाला सेक्शन खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है ब्रिक्स का। ठीक है, इट हैज रशियन, मैंड्रिन एंड इंग्लिश आर एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, ओनली नहीं लिखा हुआ है। आप ये जनरली लोग देखते हैं कि लोग ये देखते हैं कि यार ओनली लिखा नहीं है तो भी उसकी इतनी लैंग्वेज थोड़ी है। तो यार उसकी आपकी 10 लैंग्वेज ऑफिशियल हो या उसकी 2 लैंग्वेज ऑफिशियल हो, अगर यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं लिखा और उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज, ठीक है, इट हैज रशियन, मैंड्रिन एंड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते अगर लिखा रहता है इट हैज ओनली रशियन, मैंड्रिन एंड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये स्टेटमेंट गलत होती। बट ओनली नहीं लिखा तो ये आपकी सही है, ये तीनों उसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज अ सिक्योरिटी ग्रुप, नहीं यार ये सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है। नाटो इज अ सिक्योरिटी ग्रुप बट दिस इज नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुप। इसकी फर्स्ट समिट क्या रशिया में हेल्ड हुई थी 2009 में, तो यस यस रशिया में ही हेल्ड हुई थी। देखो इसकी फर्स्ट समिट मैंने आपको बताया था कि रशिया में हुई। सेकंड 2010 में साउथ अफ्रीका में हुई। उसके बाद आपकी आने वाली जो समिट 2012, 16, 21 और 26 जो है वो इंडिया में हो रही है। ठीक है, इंडोनेशिया ज्वाइंट ब्रिक्स इन 2024, यस 2025 में ज्वाइन करी थी। ब्राजील में एक समिट अपनी अभी हुई थी 2025 में। ठीक है, वहां पर इन्होंने ये ज्वाइन करी थी। ठीक है, ये किस नंबर की थी, तो यार ये एक 17th नंबर की ब्रिक्स समिट थी जो कि 2025 में हुई है। तो आप यहाँ लिख लो 17th नंबर की ब्रिक्स समिट कहाँ हुई है, ब्रिक्स समिट आपकी ब्राजील में हुई है। ठीक है, 18th नंबर की कहाँ होगी, तो वो इंडिया में होगी 2026 में। और जो आपकी 19th होगी वो होगी साउथ अफ्रीका में 2027 में। तो इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कितनी सही है, तो ये वाली गलत हो गई, 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अगला देखते हैं अपन। ठीक है, चूज द करेक्ट G7 के बारे में। देखो हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके मेंबर्स पढ़ लिए, हमने उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ ली, उसकी मीटिंग्स पढ़ ली। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं G7। G7 के बारे में, जी सेवन में आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये स्टेटमेंट क्या सही है, इट हैज ओनली 7 मेंबर्स। क्या G7 में 7 मेंबर्स हैं, टिल डेट अगर मैं बात करूँ टिल डेट के 7 मेंबर है, गलत। G7 फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1975, क्या 1975 में फॉर्म हुई थी G7, आप मेरे को बताइए। इट इज अ सिक्योरिटी ग्रुप और इसका हेडक्वार्टर क्या पेरिस में है या कहीं और है, ये भी आप बताइए। तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ चीजों को। G7 में आज की डेट पे 7 मेंबर है, 7 मेंबर प्लस 7 मेंबर कंट्रीज, कंट्रीज है। ठीक है, और एक आपकी यूरोपियन यूनियन है। अब ये कंट्रीज कौन कौन सी, देखो कंट्रीज को आप जब भी याद करो तो इस तरीके से याद करो कि कनाडा, यूएसए, ठीक है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो यहाँ पर जापान। तो ये इसकी कंट्रीज हो गई। ठीक है ना, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 कंट्री। इससे आपको एक मैप का भी आइडिया रहेगा। देखो ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये आपका यूएसए वाला कॉन्टिनेंट है विच इज अ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया और ये एशिया का हो गया। इस वजह से आपको ऐसे याद जल्दी रहेगा, आसानी से रहेगा याद। ठीक है, इसका स्टेब्लिशमेंट 1975 में ही हुआ था और G7 की जो फर्स्ट समिट हुई थी, ठीक है, 1975 में, वो कहाँ पे हुई थी, तो वो फ्रांस में हुई थी। ठीक है, फ्रांस में हुई थी। इट हैज नो सेक्रेटरीट, इसकी कोई सेक्रेटरीट नहीं होते और स्टाफ, ठीक है, कोई स्टाफ नहीं होता। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, नो हेडक्वार्टर। ठीक है, और इट इज नॉट अ सिक्योरिटी ग्रुप, इट इज द पॉलिटिकल ग्रुप कह सकते हो आप, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है ये। तो इट इज अ पॉलिटिकल ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप तो ये है नहीं, कोई हेडक्वार्टर है नहीं,
इसके 7 मेंबर तो जरूर है, बट मेंबर कंट्रीज है, वो कंट्रीज है, बट एक आपकी इसमें यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है। अब एक स्टोरी बताता हूँ। 1997 रशिया ने इसको ज्वाइन किया टिल 2014। फिर 2014 में, इस समय रशिया भी इसका मेंबर हुआ करता था, और इस समय ये G8 हुआ करता था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया रीजन पे अटैक करा, और G7 G8 जो था वो अगेन G7 की तरफ वर्क करने लगा। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन को मिला दो। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की भी बात करूंगा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं अगर हम इसकी। ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेजेस तो कौन कौन सी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है? यूएसए, यूके और कनाडा, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है क्या है? इंग्लिश। तो एक लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। फ्रांस की ऑफिशियल क्या है? फ्रेंच। जर्मनी की क्या है? जर्मन। उसके बाद आपकी इटली की क्या है? इटालियन। इसके बाद आपकी जापान की क्या है? जापानीज। तो यही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये सारी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, अगला G7 की मीटिंग्स। G7 की 48th, 49th, 50 और 51। अभी 51st मीटिंग इसकी हुई थी। ठीक है, वो कहाँ हुई थी? तो वो कनाडा में हुई थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 51st मीटिंग जो 2025 में हुई है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले इंडिया को नहीं बुलाना था, बट हमारे प्यारे देश, मतलब मेलोनी जी जहाँ की हैं, इटली, वहां पे इससे पहले की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया को बुलाना है तो इंडिया को बुलाना है। 49th आपकी हुई थी कहाँ? तो वो हुई थी आपकी जापान में। ठीक है, और 48th आपकी कहाँ हुई थी? तो 48th आपकी हुई थी जर्मनी में। ठीक है, इतनी काफी है आपके लिए याद रखना। और मैंने बता ही दिया था कि 1975 की फर्स्ट मीटिंग में हुई थी, तो वो फ्रांस में हुई थी। आई थिंक इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो यूपीएससी। 51st कनाडा, 50 नहीं, 50 इटली, 49th आपकी जापान, 48th आपकी जर्मनी। तो इसमें दो आपकी सही मैच है, दो ऊपर नीचे है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की मैंने बात करी। अब ये आपकी किसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछ रहा है? तो ये G20 की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है। तो यस, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, सारी ही इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब देखो, इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, G20 में आप स्पेनिश को कैसे कह सकते हो कि इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो यार, आपको समझना पड़ेगा, G20 के मेंबर बहुत हैं, बट इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियली तो यही लिखी हुई है। अब इसके मेंबर्स कौन है, ये इंपॉर्टेंट है G20 के। G20 के मेंबर्स आप लिखो, आप कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। फिर इस तरफ आप आओगे, यूके। G7 वाले सारे ही हैं इसके। जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, इटली, ठीक है, इटली, तुर्की, ओके, तुर्की होगी। इसके बाद सऊदी, यहाँ पे लिखो सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखो साउथ अफ्रीका। यहाँ पे लिखो आप आपका चाइना। ऊपर लिख दो रशिया, इंडिया, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, इंडोनेशिया, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया। देखो मेंबर गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, दो कंट्रीज आपकी मिस हो रही हैं। अब वो दो कंट्रीज हैं कौन सी? वो आप सोचो क्या है, कौन सी होंगी? तो आपकी वो दो कंट्रीज हैं, हमने कौन सी छोड़ी है?
आप इसमें देखो, ओके सॉरी, ये वाला कॉन्टिनेंट तो छूट ही गया था ना पूरा, ये ब्राजील और अर्जेंटीना, ये तो कॉन्टिनेंट ही छूट गया था यार। ठीक है, 18 और 19। ठीक है, इसके अलावा इसके दो मेंबर्स और हैं, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में बनाया गया था जब इंडिया में हुई थी मीटिंग तब। अफ्रीकन यूनियन से आप याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एडिस अबाबा में है, और वो कहाँ है, तो वो इथोपिया में है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखो, स्पेन इसका पार्ट भी नहीं है, फिर भी स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसलिए आप इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिया कि मैं ट्राइका का मीनिंग आपको समझा पाऊँ। देखो, ट्राइका का मतलब होता है कि इसका करंट मेंबर कौन है, इमीडिएट पास्ट कौन था, और फ्यूचर में होस्ट कौन करने वाला है। 2023, 2024 और 2025, अगर हम 25 से देखें तो ट्राइका में कौन आएगा। 2024 में किसने होस्ट करी, 2026 में कौन होस्ट करेगा, 2025 में कौन होस्ट कर रहा है, तो वही ट्राइका बनाता है ना। 2025 में अभी कौन हो, अभी मीटिंग हुई है क्या, नहीं हुई, तो 2026 हम छोड़ सकते हैं अभी। 2024 का हम देखें तो ये मीटिंग कहाँ हुई है, ये मीटिंग आपकी G20 की कहाँ हुई है, ब्राजील में। 2025 की कहाँ होगी, तो वो होगी साउथ अफ्रीका में। और 2023 की कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी इंडिया में। तो आज के डेट पे ट्राइका कौन है, IBS है, ये है आपके ट्राइका। अगर एग्जाम में पूछ ले ट्राइका कौन है, तो आप आराम से कर पाए। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरी है, जिस तरीके से G7 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसी तरीके से G20 का भी कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। स्टेटमेंट तो इसमें ए सही हो चुकी है और आपको आंसर मिल चुका है। 2015 की प्रेसिडेंसी चाइना ने नहीं करी थी, आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फालतू था इसमें, सिर्फ ट्राइका का मतलब अगर आपको पता तो आप कर लेते क्वेश्चन को। G20 प्रेसिडेंसी रोटेट होती हर 2 साल में, तो नहीं, हर साल में अलग जगह जाती है, तो 1 ईयर में होती है रोटेट, तो इस वजह से ये आप कर लोगे। ठीक है, अगला G20 जो है, इसमें जो यूरोपियन यूनियन, आपको पता ही है, जब G20 शुरू हुआ था तो ये फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी। एक्सटर्नल मिनिस्टर्स लिखे रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, बट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी। बाद में इसको हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग बना दी, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग बन गई है। ठीक है, G20, तो ये वाली स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही है। G20 अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ क्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, करेक्ट। 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, करेक्ट। इसमें गेम था पॉपुलेशन का, अगर आपको मैं बता दूं तो इंडिया ही वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन को कवर करता है। चाइना भी काफी ज्यादा है हमसे, तो हम मान सकते हैं कि 16% के आसपास वो भी करता होगा। तो अगर हम इसको देखें तो 33% तो यही हो गया। ठीक है, इसके अलावा USA है इसमें, ठीक है, कनाडा है इसमें, इतनी सारी अदर कंट्रीज। तो क्या 40% बाकियों की मिला के क्या 6% है पॉपुलेशन, नहीं यार, तो 40% तो यहाँ वैसे भी कोई भी गलत कर देता। इसकी वर्ल्ड की 2/3% पॉपुलेशन है, जो कि आप मान सकते हो 66 से 67% पॉपुलेशन। तो आपको सिर्फ इससे यही सिखाना था कि भाई दिमाग खोल के क्वेश्चन करना, ऐसे नहीं कि हमें फैक्ट नहीं पता ये चीजें, तो अब हम ये कैसे करें। पॉपुलेशन 40% तो हो ही नहीं सकती ना यार। अगर इंडिया की 17% है तो इसकी भी 16.8% के आसपास ही होगी। तो वही मिला के आपका कितना हो रहा है, वही मिला के आपके 33-34% बैठ जाएगा। ठीक है, तो बाकियों की 6% थोड़ी होगी, उससे ज्यादा ही होगी आराम से। तो ये तो स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाती है, तो ये बहुत आसान था आपके लिए करना। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपसे कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आप कॉन्टिनेंट वाइज याद रखो, मैं यही कह रहा हूँ आपको, बहुत आसान रहेगा याद रखना। और इसमें वही कंट्रीज है जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा अलग याद रखना है तो G20 को इस तरीके से याद रख सकते हैं, G20 इज इक्वल टू G7 प्लस में BRICS। ठीक है, बाकी आपको फिर खुद याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको टर्की को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, सऊदी अरेबिया को याद रखना पड़ेगा, है ना, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और अर्जेंटीना, इनको अलग याद रखना पड़ेगा। आप इसका कोई कोड बना लो कि M है, A है, T है, मैट, ठीक है, मैट्स बना सकते हो, मैट्स, IAS,
ठीक है, मैथ्स, आईएएस, ऐसे कुछ बना सकते हो आप आगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट वाइज बहुत आसान रहता है। कनाडा, यूएस, मेक्सिको आसान है, ब्राजील, अर्जेंटीना। फिर ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट बन जाएगा, ये अरेबिक प्लेट हो गई, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, तो इस तरीके से। बाकी इससे भी याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि G7 और ब्रिक्स मिला के G20 बनता है। तो नहीं यार, ब्रिक्स में अब इंडोनेशिया तो है बट ईरान नहीं है, ईरान भी है ना, तो वो G20 में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। तो ऑल ब्रिक्स मेंबर्स आर नॉट G20 मेंबर्स, ठीक है, बट ब्रिक का जो एक्रोनिम है वो जरूर G20 का मेंबर है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया आपका, हमने आपके कंप्लीट कर लिया अभी तक, हमने आपका नाटो कंप्लीट कर लिया, हमने आपका G7, G20 और ब्रिक्स, ये सब कंप्लीट कर लिया है। इनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन याद रखना, नाटो का 1949, G7 का 2000, नो सॉरी, G7 का आपका 1975, G20 का आपका 1999 और ब्रिक्स का 2009। ये आप याद रखना इनके फॉर्मेशन, ठीक है। नाटो में 32 मेंबर्स हैं, इसमें 7 प्लस ईयू है, ठीक है। G20 में 19 प्लस ईयू प्लस एयू है, अफ्रीकन यूनियन। और ब्रिक्स में आपके ब्रिक तो है ही, ब्रिक तो है प्लस 5 मेंबर्स और हैं, जिनमें लेटेस्ट आपका इंडोनेशिया है, ठीक है, 2025 वाला। तो आप ये याद रखना, ठीक है। ब्रिक्स के मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग्स बताई, तो अगर आप बी की मीटिंग देखें तो वो ब्राजील में हुई थी, आने वाली इंडिया में होगी, उसके आने वाली साउथ अफ्रीका में होगी, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये चारों को मैंने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सार्क देख लेंगे, ठीक है। हम सार्क के अलावा इसमें आपका बिम्स्टेक भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एससीओ भी देखेंगे। तो ये तीन मेन मेजर देखेंगे, इसके अलावा हम यूएन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे यूएन और ओपेक के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ओपेक और ओपेक प्लस भी होती है, तो इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। और मैंने आपके लिए आगे के 20 दिन में बहुत सारी चीजें सोच रखी है। हम थ्रू द पीवाईक्यूज में स्टैटिक क्या है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम फोक डांस पढ़ाऊंगा मैं आपको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नाम से बोलते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो ऐसे सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी तो नेक्स्ट जो क्लास में लेके आऊंगा वो शायद मैप्स पे लेके आऊंगा, वो ज्योग्राफी की क्लास होगी। और आपको पता है ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिसके लिए सीडीएस में तो अगर मैं बात करूँ तो मैप्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैप पे आते हैं, और बाकी आप मैप्स को अगर आपको पता है तो आप तब भी क्वेश्चंस कर लोगे। और एनसीईआरटी के मैप्स आप जानती हो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नहीं पढ़ाते, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो पेड कोर्स में मिलता है वो मैं आपको यहाँ फ्री में दूंगा, ठीक है। तो यहीं पे लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू। ज़्यादा टाइम ना हुआ हो मैं यही करूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम देख के लोग वैसे भी नहीं पढ़ते, ठीक है। जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करिए, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ा है मैंने, कोई भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं करी, ठीक है। तब तक अब आपके ऊपर है, आप देख लो, इसको कंप्लीट करो, नोट्स बना लो, एंड सिर्फ एक बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहीं पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।